हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल यूपीएससी रिजॉल्व। माय नेम इज प्रांकुल। सो अभी हम लक्ष्य 2.0 चीट कोड सीरीज कंटिन्यू करते हैं। दिस इज पार्ट 5.2। लास्ट हमने पार्ट 5.1 में डिस्कस किया था कि डेटा मोस्टली एग्जैक्ट डेटा जैसे 3.2% आ जाए, 36% आ जाए, 3.5 सेंटीमीटर आ जाए, ऐसा एग्जैक्ट डेटा अधिकतर रॉन्ग होता है। ये हमने लास्ट पार्ट में डिस्कस किया था। आज हम उसी का कि डेटा अधिकतर रॉन्ग होता है, पर देयर आर केसेस 70 to 80% डेटा विल बी रॉन्ग, एग्जैक्ट डेटा विल बी रॉन्ग, बट 20 to 30% केसेस में डेटा सही होता है। तो वो हम एक्सेप्शन डिस्कस करेंगे कि डेटा कब सही है, वो हम कैसे आइडेंटिफाई करें। सो हम उसको आइडेंटिफाई करना सीखेंगे। एक चीज याद रखना कि जो भी ट्रिक्स मैं आपको बता रहा हूं, ब्लाइंडली वो ट्रिक्स नहीं लगानी है। आपको नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉलेज अपना बेसिक क्लियर करिए। नॉलेज के लिए आपको एक्स्ट्रा इनफाइनाइट कोचिंग लेने की जरूरत नहीं है, उसके लिए इनफाइनाइट आपको अलग अलग टेस्ट सीरीज फालतू में ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ अच्छी नॉलेज के लिए रैंडम मॉक्स, फ्री यूपीएससी मटेरियल, यूपीएससी पीडीएफ नाम की काफी वेबसाइट्स हैं जहां फ्रीली मॉक मिल जाते हैं। सो उन मॉक्स को प्रैक्टिस करो, प्लस अपनी नॉलेज एनहेंस करो। बेसिक बुक्स है, इनफाइनाइट बुक्स नहीं पढ़नी है, ठीक है। किसी भी स्टार टीचर के पीछे नहीं भागना है। स्टार टीचर के पीछे जाने से नॉलेज इंक्रीज नहीं होती है, नॉलेज मतलब कम होती है, डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। अपनी बेसिक नॉलेज स्ट्रॉन्ग करो, एनसीईआरटीज वगैरह पढ़ो, लक्ष्मीकांत पढ़ो, प्लस साथ में अपना एप्टीट्यूड डेवलप करो, जो हम सीख रहे हैं एप्टीट्यूड, प्लस अपना कॉमन सेंस और कामनेस रहना। एग्जाम में अगर आप काम रहोगे तभी ये नॉलेज और कॉमन सेंस की ट्रिक्स काम आने वाली है। सो अभी हम एक्सेप्शन डिस्कस करते हैं जहां पर डेटा सही हो सकता है। एक्सेप्शन वाले केसेस हम डिस्कस करने वाले हैं। प्लीज सारे पार्ट्स लास्ट के देखिएगा, 5 हमने पार्ट्स कवर कर दिए। चीट कोड सीरीज बन रखी है, चीट कोड 2026 के नाम से प्लेलिस्ट बन रखी है, उसके सारे पार्ट्स आपको मल्टीपल टाइम देखने, तभी आपको ये इंटरलाइज हो पाएगा, ठीक है। ये ट्रिक्स सिर्फ देखने से, एक बार देखने से नहीं अप्लाई कर पाओगे, इसको आपको इंटरलाइज करना जरूरी है। और इंटरलाइज करने के लिए आपको मल्टीपल टाइम्स देखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इन ट्रिक्स को प्रैक्टिस करने के लिए मॉक्स में लाऊंगा कि कैसे हम इन ट्रिक्स को अप्लाई कर सकते हैं। अभी हम करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 39 क्वेश्चन बोल रहा है विद रेफरेंस टू द विजिबल लाइट। क्वेश्चन क्या, विजिबल लाइट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट आपको वो बताना है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, वीएलसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम वेवलेंथ 375 से 780 एनएम होती है। अब इसमें अगर आप ऑप्शन देखोगे तो 3 ऑप्शन दे रखे हैं और स्टेटमेंट कितने, 4। 4 स्टेटमेंट्स आर देयर एंड 3 ऑप्शंस आर देयर इन ऑल द ऑप्शन, यानी कि आउट ऑफ दीज 4 1 ऑप्शन विल बी रॉन्ग, ठीक। अब नाउ यू विल से कि सर इसमें डेटा लिखा है, आपने बताया एग्जैक्ट डेटा इज रॉन्ग, सो ये रॉन्ग होने के चांसेस हैं, ठीक है। चलो पर हम और ऑप्शन भी देखें। लेट्स सी अनदर ऑप्शन। VLC इज नोन एज लॉन्ग रेंज ऑप्टिकल वायरलेस कम्युनिकेशन। मैंने आपको क्या बताया था, टू सॉल्व द एग्जाम आपको नॉलेज के साथ साथ कॉमन सेंस भी लगानी है, ब्लाइंडली ट्रिक्स नहीं लगानी। अभी तक कॉमन सेंस लगाओ। इधर क्या बोल रखा है, विजिबल लाइट रेंज कम्युनिकेशन। तो विजिबल लाइट रेंज बिल्कुल आंखों के सामने हो विजिबल, तो क्या वो शॉर्ट डिस्टेंस होगा, लॉन्ग होगा। विजिबल होनी चाहिए तो शॉर्ट पे होगी, लॉन्ग पे। आंसर इज कॉमन सेंस, ये लॉन्ग नहीं होगा, ये शॉर्ट होगा, क्योंकि विजिबल है, नहीं तो विजिबल नहीं होगा। सो कॉमन सेंस से पता है कि सेकंड स्टेटमेंट गलत है। अगर मैं सेकंड स्टेटमेंट गलत कर देता हूं तो मेरे पास बच जाता है 1, 3 और 4, ठीक है। सो इधर यानी कि ये वाला स्टेटमेंट सही है। सो मैं दोबारा बता रहा हूं, यूपीएससी जितने भी क्वेश्चन बनाता है उसमें हिंट्स ड्रॉप करता है, ठीक है। अगर ये डेटा सही दिया है तो इसका मतलब कोई कॉमन सेंस वाली इजी ऑप्शन सही डाला है, ठीक है। तो इसमें हमें पता चल जाता है कि ये इजी वाला ये गलत है, इसलिए ये डेटा सही है। जितनी भी टेस्ट सीरीज जो भी बना रहे हैं वो रैंडमली नॉलेज बेस पे लगा देते हैं। काफी स्टूडेंट्स का डाउट आता है कि सर टेस्ट सीरीज में या तो कुछ लोग बहुत ज्यादा स्कोर कर रहे हैं 170 180, या कुछ लोग 30-40 स्कोर कर रहे हैं। पर ये मैंने अधिकतर ये नोटिस किया है कि जो मॉक्स में, कोचिंग वाले मॉक्स में कम परफॉर्म करते हैं, एग्जाम में उनका अच्छा होता है, क्योंकि कोचिंग वाले मॉक्स में ये एप्टीट्यूड हिंट नहीं डाली जाती है, ठीक है, जो यूपीएससी डाल रहा है। तो इसलिए बी केयरफुल, रट के, अगर आपने अच्छा रट रखा है तो मॉक में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। पर यूपीएससी में जरूरी नहीं आपके अच्छे मार्क्स आए अगर आपका एप्टीट्यूड सॉल्व करने का अच्छा नहीं है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसमें क्या बोल रहा है, मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स कोरल रीफ्स आर इन द ट्रॉपिकल वाटर। दिस इज फर्स्ट स्टेटमेंट। देन क्वेश्चन पहले देखना है कि करेक्ट है या इनकरेक्ट। सो पहला है कि मोस्ट ऑफ द कोरल रीफ्स आर इन ट्रॉपिकल वाटर, बिल्कुल सही। ट्रॉपिकल वाटर्स में कंडीशंस अच्छी होती हैं इसलिए वहां कोरल रीफ्स होते हैं, दिस इज करेक्ट। देन नेक्स्ट, मोर देन 1/3 ऑफ द वर्ल्ड्स कोरल रीफ्स आर लोकेटेड इन द टेरिटरीज ऑफ ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस। नाउ यू विल से इसकी सर इधर 1/3 दे रखा है तो गलत होगा, नहीं। कॉमन सेंस लगाओ, 1/3 से ज्यादा, 33% से ज्यादा, यू ऑल नो ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर रीफ इज देयर। फिलीपींस, इंडोनेशिया, वो इस रीजन में अच्छी सुटेबल कंडीशन है, तो ये हो सकती है मोर देन 130। सिर्फ 33% से ज्यादा तो है, लॉजिकली आपको पता है करेक्ट है। सो इधर लॉजिक लगाना करेक्ट है, ठीक। सो हमें ब्लाइंडली हमें ट्रिक्स नहीं लगानी है, हमें कॉमन सेंस भी लगाना है, ठीक है। और इधर बेसिक कॉमन सेंस है कि 1/3 से ज्यादा, 33% से ज्यादा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस में हो सकती है, दिस इज करेक्ट। देन थर्ड ऑप्शन, कोरल रीफ होस्ट far more of animal philia than those hosted by
tropical rainforest. This is correct. Coral reefs में there is very good huge biodiversity, therefore we should protect those biodiversity. So this is also correct. So question number 87 का all 1, 2 and 3 will be correct. Next question, question number 71. With reference to Asian Investment Bank, consider the following statement. Now इसमें first statement क्या है? AIIB has more than 80 member nation. अब आप बोलोगे सर कि इसमें नंबर दे रखा है, therefore this should be wrong. आपने ट्रिक्स बताई कि एग्जैक्ट डेटा रॉन्ग होता है, बट होल्ड ऑन, वी विल सी नेक्स्ट ऑप्शन, देन वी विल सी कि ये गलत है या सही है. नेक्स्ट, इंडिया इज द लार्जेस्ट शेयर होल्डर इन AIIB. ऐसी कोई भी वर्ल्ड की बैंक है जिसमें इंडिया लार्जेस्ट होल्डर है, चाहे IMF है, वर्ल्ड बैंक है, AIIB है, जो भी बैंक है, जितनी भी ADB है. क्या आपको लगता है कि इंडिया के पास इतना फाइनेंस एक्स्ट्रा है, इतने रिसोर्सेज हैं कि इंडिया लार्जेस्ट शेयर होल्डर बन जाए? कॉमन सेंस लगाओ. चाइना को भी पीछे कर जाए, अमेरिका को भी पीछे कर जाए, जापान को भी फाइनेंस में पीछे कर जाए. इंडिया तो ऑलरेडी डिपेंडेंट है असिस्टेंस के लिए, ग्रांट्स के लिए. हमने जापान से काफी अच्छा लोन ले रखा है. सो क्या इंडिया कैन बी अ लार्जेस्ट शेयर होल्डर ऑफ AIIB? कॉमन सेंस, नो, दिस इज नॉट पॉसिबल. इंडिया लार्जेस्ट शेयर होल्डर कैसे बन सकता है? थर्ड हो सकता है, फोर्थ हो सकता है, फिफ्थ हो सकता है. दिस इज रॉन्ग. देन थर्ड, AIIB डज नॉट हैव एनी मेंबर फ्रॉम आउटसाइड एशिया. क्या एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक है, आउटसाइड एशिया कोई भी मेंबर नहीं हो सकता? अमेरिका जैसी सुपर पावर मेंबर नहीं होगी, ठीक है, जितनी भी बैंक. दिस इज एक्सट्रीमली रॉन्ग स्टेटमेंट. ठीक है, ग्लोबल बैंक के ऑब्वियसली आउटसाइड मेंबर्स होंगे. दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग. नाउ यू नो कॉमन सेंस से ये दोनों अगर हमने डिलीट कर दिए तो हमारे पास ऑप्शन 1 ही रह जाता है. देयरफॉर इधर इसलिए डेटा करेक्ट है. यूपीएससी आपको हिंट्स देता है हर क्वेश्चन में, यू ओनली हैव टू आइडेंटिफाई. ये और कोचिंग के मार्क्स नहीं देते हैं, इसलिए हमें कोचिंग में या तो वी स्कोर वेरी लेस और वी स्कोर टू मच. ठीक है, जो अच्छा रट लेगा उसके 170 180 मार्क्स आ जाएंगे कोचिंग के मार्क्स में, बट रियल एग्जाम में जरूरी नहीं है ही कैन पास और द एग्जाम. उसके लिए आपको एप्टीट्यूड वाला आना जरूरी है. ठीक है, अगर इफ यू आर स्कोरिंग लेस मार्क्स एंड मार्क्स, प्लीज उसके लिए डिसहार्टन मत हुई है, क्योंकि वो इसलिए कमा रहे हैं क्योंकि इतनी अच्छी नॉलेज नहीं है. पर हम एप्टीट्यूड लाके, मेरी भी मार्क्स में कमाते थे कोचिंग वाले में, पर हम एप्टीट्यूड लगा के यूपीएससी में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं. सो दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट, दीज टू आर करेक्ट. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 43. इन द कंटेक्स्ट ऑफ द प्रपोजल टू यूज हाइड्रोजन enriched CNG as fuel for buses and public transport, consider the following statement. तो हाइड्रोजन CNG से रिलेटेड, दिस इज अ न्यू टेक्नोलॉजी. ठीक है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, लेट्स डिस्कस. फर्स्ट, द मेन एडवांटेज ऑफ द यूज ऑफ HCNG इज द एलिमिनेशन ऑफ मोनोकार्बन डाइऑक्साइड. क्या बिल्कुल ही एलिमिनेट हो जाता है, बिल्कुल जीरो हो जाता है? दिस इज रॉन्ग, कॉमन सेंस. सेकेंड स्टेटमेंट क्या, HCNG एज फ्यूल रिड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड. इसमें बोला एलिमिनेशन, इसमें बोला रिड्यूसेस. कौन सा वाला सही है कि बिल्कुल जीरो करना है या फिर रिड्यूस कर देना? न्यू टेक्नोलॉजी है. दिस इज करेक्ट, न्यू टेक्नोलॉजी है. फर्स्ट विल बी रॉन्ग. सो फर्स्ट विल बी रॉन्ग और सेकंड विल बी करेक्ट. तो इसमें हमें पता चल गया सेकंड वाला करेक्ट है, इसमें ही ओनली बी में आ रहा है. बाकी देखते हैं. नेक्स्ट, हाइड्रोजन अप टू 1/5 ऑफ द वॉल्यूम कैन बी ब्लेंडेड विद CNG एज फ्यूल फॉर बसेस. अप टू 1/5. अब आप बोलोगे सर दिस इज 1/5 नंबर, सो दिस विल एग्जैक्ट डेटा रॉन्ग होगा. बट नेक्स्ट और देखते हैं. HCNG मेक्स फ्यूल लेस एक्सपेंसिव देन CNG. क्या जो न्यू टेक्नोलॉजी होती है वो कॉस्टली होती है या चीपर होती है? आपने ये देखा होगा, वी हैव ऑलवेज सीन कि जो न्यू टेक्नोलॉजी इज देयर, दैट इज वेरी गुड, रिन्यूएबल सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी, बट कॉस्ट इज मोर. ठीक है, जैसे हम न्यूक्लियर की यूज नहीं कर पाए, न्यूक्लियर की कॉस्ट इज मोर देन कोल इज चीप यूज. तो इसलिए CNG इज लेस एक्सपेंसिव नहीं, मोर एक्सपेंसिव होता है. दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, दिस इज करेक्ट. सो व्हेन यू आर कंफ्यूज अबाउट द डेटा, सही होगा या गलत, सी द अदर ऑप्शन ऑल्सो. बाकी के ऑप्शन देखने, देन यू हैव टू रीच कि दिस इज करेक्ट और रॉन्ग. ठीक है, ब्लाइंडली नहीं लगाना है आपको, बाकी ऑप्शन भी देखने हैं. सो ये वाला डेटा इज करेक्ट, सेकंड और थर्ड इज करेक्ट, आंसर विल बी बी. समझ आया? हमें डेटा पहले 50-50 पे आ गए, सी अदर ऑप्शन ऑल्सो, देन मार्क कि ये एग्जैक्ट डेटा रॉन्ग हुआ है. राइट, आई होप यू आर गेटिंग. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3. विद रेफरेंस टू द फंड्स अंडर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट MP लेट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट. आपको बताना कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट होगा. इनमें से आपको 4 ऑप्शन दिए. फर्स्ट ऑप्शन इज एमपीलेट फंड मस्ट बी यूज्ड टू क्रिएट ड्यूरेबल एसेट. पॉजिटिव जनरल स्टेटमेंट, ड्यूरेबल एसेट्स बनाने के लिए होना चाहिए, फिजिकल एसेट्स, हेल्थ, एजुकेशन. सेकंड, a specified portion of each MP's fund must benefit SC/ST. This is positive, good statement. First, second correct, यानी कि first, second इन्हीं 3 ऑप्शन में आ रहा है. Then next, MP-led funds are sanctioned on yearly basis and the unused fund cannot be carried forward. Cannot जब आ जाए तो possibility होती है कुछ कि शायद वो गलत हो सकता है, तो be careful cannot वाली जगह पे. Cannot be carry forward to the next year. This is wrong. MP-led fund जो होते हैं non-lapsable होते हैं. It can be carried forward. लक्ष्मीकांत में देखा है, it can be carried forward. This is wrong statement. Can be carried forward. ठीक है, non-lapsable होता है. So this is a
रॉन्ग स्टेटमेंट। थर्ड वाला हमने डिलीट किया, यानी कि फर्स्ट सेकंड फोर्थ। देन द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी मस्ट इंस्पेक्ट एटलीस्ट 10% ऑफ ऑल वर्क्स अंडर इंप्लीमेंटेशन एवरी ईयर। कॉमन सेंस लगाओ, सिर्फ 10% ही तो चेक करना है ना इंप्लीमेंटेशन के लिए। सो दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। आंसर विल बी 1, 2 एंड 4। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहले स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में क्या क्लासिफिकेशन दे रखा है, कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट का, डेप्यूटी मिनिस्टर कौन होगा? नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई क्लासिफिकेशन नहीं है। ठीक है, दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट, लक्ष्मीकांत में डायरेक्टली है। नेक्स्ट, सेकंड, द नंबर ऑफ मिनिस्टर इन द यूनियन गवर्नमेंट इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर शेल नॉट एक्सीड 15% ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ लोकसभा। जो लोकसभा के मेंबर होते हैं उनमें से सिर्फ 15% मेंबर को ही, मैक्सिमम 15% को ही हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में ले सकते हैं। ये डायरेक्टली प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में इट वाज गिवन। प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन, आप प्रोएक्टिवली देखेंगे तो अच्छे से याद होगा। प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन कि किस अमेंडमेंट का, प्लीज टेक द नेम ऑफ द अमेंडमेंट, विच अमेंडमेंट के अंदर हमने 15 वाली लिमिट सेट करी थी। राइट द नेम ऑफ द अमेंडमेंट, दिस इज द करेक्ट सेकंड, लक्ष्मीकांत का डायरेक्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, विद रेफरेंस टू द प्लेनेट अर्थ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसमें 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा वाला करेक्ट होगा। पहला, रेन फॉरेस्ट प्रोड्यूस मोर ऑक्सीजन देन दैट प्रोड्यूस्ड बाय ओशियंस। दिस इज रॉन्ग, रेन फॉरेस्ट नहीं ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता, ओशियंस में एल्गी वगैरह बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। दिस इज रॉन्ग। सेकंड, मरीन फाइटोप्लैंक्टन्स एंड फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया, ओशियन में जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया होते हैं, इट प्रोड्यूस अबाउट 50% ऑफ द वर्ल्ड ओशियन ऑक्सीजन ओशियन। सो ये दोनों कॉन्ट्रडिक्टरी हैं, बोथ आर कॉन्ट्रडिक्टरी, दोनों कॉन्ट्रडिक्टरी हैं, कोई भी एक सही होगा, दोनों सही नहीं हो सकता ना। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट में सही कि रेन फॉरेस्ट ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं, सेकंड में इट इज सेइंग कि फाइटोप्लैंक्टन्स जो ओशियन में होते हैं ये ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं। सो विच वन इज ट्रू? दिस इज ट्रू, फाइटोप्लैंक्टन्स और बैक्टीरिया ये ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं। ब्लाइंडली नंबर को एग्जैक्ट डेटा हमने करा था, गलत होता है, पर आप कॉमन सेंस लगाओ कि ओशियन में, कोरल रीफ्स में बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। हम लास्ट प्रीवियस ईयर में भी हमने इधर देखा था कोरल रीफ्स वाला ना, वी हैव आल्सो सीन हियर इन कोरल रीफ्स वाले क्वेश्चन में। इतने ज्यादा वर्ल्ड कोरल रीफ इधर होते हैं, इतना सारा ओशियन वो प्रोड्यूस करते हैं, तो कोरल रीफ पे क्वेश्चन आता है। देयरफॉर दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, दिस इज करेक्ट। ओशियन में ज्यादा प्रोड्यूस होता है ऑक्सीजन बिकॉज ऑफ फाइटोप्लैंक्टन एंड फोटोसिंथेसिस। थर्ड, well oxygenated surface water contains several folds higher oxygen than that in the air. So well oxygenated water होता है उसमें several higher होता है, this is wrong। ठीक है, this is a wrong statement। एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेरिक एयर में ज्यादा होता है। ठीक है, this is wrong statement, answer will be this। ठीक है, second will be the answer। Let's do next question 31, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3, 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं, ये न्यू पैटर्न यूपीएससी ने फॉलो कर रहा है। ठीक है, आपको बताना है इन स्टेटमेंट में से कौन सा वाला करेक्ट है। चलो लेट्स सी। स्टडीज इंडिकेट दैट कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन फ्रॉम सीमेंट इंडस्ट्री अकाउंट फॉर मोर देन 5% ऑफ द ग्लोबल कार्बन एमिशन। सो 5% छोटा सा नंबर है, तो 5% से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन हो रहा है फ्रॉम सीमेंट इंडस्ट्री। दिस इज पॉसिबल कि 5% बहुत छोटा नंबर है और सीमेंट इंडस्ट्री से बहुत पोल्यूशन हो रहा है। दिस इज मे बी करेक्ट। लेट्स सी अदर ऑप्शन, बाकी ऑप्शन को देख के वील सी फर्स्ट ऑप्शन इज राइट और रॉन्ग। सेकंड, सिलिका बेयरिंग क्ले इज मिक्स्ड विद लाइमस्टोन व्हाइल मैन्युफैक्चरिंग सीमेंट। तो जो सिलिका बेयरिंग क्ले है वो व्हेन इट इज मिक्स्ड विद द लाइमस्टोन व्हाइल मैन्युफैक्चरिंग सीमेंट, दिस इज करेक्ट। पॉजिटिव जनरल स्टेटमेंट है, करेक्ट। देन लाइमस्टोन इज कन्वर्टेड इनटू लाइम ड्यूरिंग क्लिंकर प्रोडक्शन फॉर सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग। ये फैक्चुअल डायरेक्ट क्वेश्चन है, दिस इज करेक्ट। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। जो इसका एक्सप्लेनेशन है सेकंड एक्सप्लेन करता है फर्स्ट स्टेटमेंट को कि इतना ज्यादा प्रोडक्शन क्यों हो रहा है, क्योंकि सिलिकॉन बेयरिंग जो क्ले है वो लाइमस्टोन से मिक्स हो रही है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, सो इसलिए पोल्यूशन काफी ज्यादा हो रहा है। सो आंसर विल बी बी। बोथ स्टेटमेंट 2 and 3 आर करेक्ट, बट ओनली वन ऑफ देम एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, which of the following are the evidence of the phenomenon of continental drift। तो continental drift के लिए कौन कौन सी थ्योरीज हैं आपको बताना है, करेक्ट। फर्स्ट, the belt of ancient rock from Brazil coast matches with those from the western Africa, this is correct। second, जो गोल्डन डिपॉजिट होते हैं घाना के, इट इज ड्राइव फ्रॉम ब्राजीलियन, जो घाना के वो हैं वो ब्राजीलियन प्लेटो, यहां से गोल्ड डिपॉजिट मिले हमें, दिस इज करेक्ट। थर्ड, गोंडवाना सिस्टम ऑफ सेडिमेंट्स होता है फ्रॉम इंडिया,
it is known to have its counterpart in 6 different land masses. So please don't get confused. Exact data आप बोलोगे सर exact data गलत है, नहीं, but NCERT में हमने पढ़ा है, this is correct. ठीक है, basic knowledge NCERT से. So all 3 are correct. Answer will be C, 1, 2 and 3. ठीक है. Then next question number 98. With reference to Digital India Record Modernization Program, consider the following statement. So इन तीनों स्टेटमेंट्स बताने कौन सा सही होगा कौन सा गलत. फर्स्ट स्टेटमेंट इज टू इंप्लीमेंट द स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड्स 100% फंडिंग. ठीक है, इसमें डेटा 100% फंडिंग वाला सही है. डिजिटल लैंड मॉडर्नाइजेशन स्कीम जो है इसमें 100% सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है लैंड मॉडर्नाइजेशन के लिए. सो दिस इज करेक्ट. नेक्स्ट, अंडर द स्कीम कैडेस्ट्रियल मैप आर डिजिटाइज्ड. दिस इज करेक्ट. Then an initiative has been undertaken to transliterate the records of rights from local languages to any of the languages recognized by the Constitution of India. So all 3 statements are correct. Answer will be 1, 2 and 3. चलो, I hope आपको समझ आएगा. If you have liked this video, please like, share and subscribe. We'll meet in the next video. अगर if you have any doubts, कोई भी आपको doubt है, कोई भी query है, please you can reach out to me. मेरा WhatsApp mail ID will be there in the description. स्प्रेड द वर्ड. अगर आपको इंस्पायर कर रहा है और उनको भी हेल्प कीजिए. ऑल द बेस्ट.